एवरीवन, वेलकम बैक टू जानवीज एमबीए पाठशाला। सो हमने ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट किए, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने देखा उसकी डेफिनेशन, जहाँ मैंने कहा था कि ये की एलिमेंट्स याद रखना, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज, और ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टेबिलिटी के लिए। फिर हमने समझा था कि इंडिया में ये सब कैसे शुरू हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड कहाँ से बूस्ट हुआ, ये 1991 के एलपीजी पॉलिसी के बाद। देन हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट समझा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, जिसमें मैंने कहा था ये 3 अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में ये बात की थी कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट किस तरह फैक्ट होता है, कितने तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं, जिसमें मैंने ये भी कहा था कि इंडिया मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फॉलो करता है। फिर फॉरेक्स हमने समझा था, और कैपिटल फ्लोज हमने इन डेप्थ समझे थे, एफडीआई, पोर्टफोलियो और बोरोविंग्स और ये सब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। अब एक्सचेंज रेट मूव करता है बिकॉज ऑफ कैपिटल फ्लोज मूव करते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल इंटरेस्ट रेट। और इंडिया जैसे कंट्रीज को कैपिटल इनफ्लो की ज़रूरत होती है बिकॉज वी रन अ करंट अकाउंट डेफिसिट। अब क्वेश्चन आता है, अगर सिस्टम इतना इंटरकनेक्टेड और वॉलेटाइल है तो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? इसी क्वेश्चन का आंसर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम इसको ब्रॉडली समझते हैं। सो फर्स्ट इज ट्रेड बैलेंस। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ट्रेड बैलेंस को मैनेज कैसे करना, अब इसको मतलब समझो। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो हमारा ट्रेड सरप्लस है, लेकिन अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है। इंडिया ट्रेडिशनली गुड ट्रेड डेफिसिट कंट्री है। एग्जाम्पल, इंडिया का लार्जेस्ट इंपोर्ट क्या है? क्रूड ऑयल। इंडिया अपना ऑलमोस्ट 85% ऑयल इंपोर्ट करता है, इसीलिए ऑयल इंपोर्ट बिल ऑटोमेटिकली ट्रेड डेफिसिट क्रिएट करता है। बट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या ट्रेड डेफिसिट हमेशा खराब होता है? तो आंसर इज नॉट नेसेसरीली। अगर इंपोर्ट्स प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए हो तो वो एक्चुअली ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बिल्ड कर रहा है, उसके लिए सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट, मशीनरी, कंपोनेंट्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। शॉर्ट टर्म में डेफिसिट बढ़ता है, बट लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्ट क्रिएट हो सकता है। अब एक अपोजिट एग्जांपल देखते हैं, गोल्ड इंपोर्ट्स। इंडिया दुनिया के लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर में से एक है। 2022-23 में इंडिया ने अराउंड 40 to 50 बिलियन डॉलर का गोल्ड इंपोर्ट किया था। गोल्ड प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं है, मोस्टली हाउस होल्ड सेविंग फॉर्म में है। मतलब हमारे जो मम्मी या इन लोगों के पास जो गोल्ड ज्वेलरीज होती है उसको बोलते हैं। इसीलिए एक्सेसिव गोल्ड इंपोर्ट करना करंट अकाउंट डेफिसिट को अननेसेसरीली प्रेशर देता है, मतलब बढ़ाता है। इसी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कभी कभी गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर देती है। पॉलिसी टूल्स क्या होते हैं ट्रेड बैलेंस मैनेज करने के लिए? एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, स्ट्रैटेजिक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल, इंडिया ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग PLI स्कीम लॉन्च की। व्हाट इज PLI? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स। अब इसका रिजल्ट क्या आया? 2014 में इंडिया ऑलमोस्ट सारे स्मार्टफोन्स इंपोर्ट करता था। 2023 तक इंडिया स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट भी कर रहा है। एप्पल सप्लायर्स जैसे फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। सो ट्रेड बैलेंस का ऑब्जेक्टिव जीरो डेफिसिट अचीव करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है सब्सटेंशियल डेफिसिट मेंटेन करना। ओके, नेक्स्ट इज एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट का मतलब सिंपल है, $1 के सामने कितने रुपए। अब सोचो, अगर रुपए बहुत रैपिडली मूव करे तो क्या होगा? इसको थोड़ा एक सिनारियो से समझो।
अगर रुपी 80 पर डॉलर से सडनली रुपी 90 पर डॉलर हो जाए एक महीने में, तो क्या इम्पैक्ट होगा? सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ेगा इम्पोर्ट्स पे। ऑयल इम्पोर्ट कॉस्ट इंस्टेंटली बढ़ जाएगी। ऑयल एक्सपेंसिव होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो फूड प्राइसेस बढ़ेंगे, फूड प्राइसेस बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन स्पाइक करेगा। इसका सेकेंड इम्पैक्ट समझो, बिजनेस अनसर्टेनिटी। कंपनीज जो इम्पोर्ट्स पर डिपेंडेंट है उनके लिए प्लानिंग डिफिकल्ट हो जाती है। थर्ड समझो, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैनिक कर सकते हैं। रैपिड करेंसी डेप्रिसिएशन कभी कभी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का सिग्नल भी होता है। इसीलिए आरबीआई एक्सचेंज रेट को कंप्लीटली फ्री फॉल में नहीं छोड़ता। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आरबीआई एक्सचेंज रेट फिक्स भी नहीं करता। इंडिया मैनेज फ्लोट सिस्टम फॉलो करता है, जैसे मैंने आगे रिकैप में बताया। मतलब मार्केट रेट डिसाइड करता है बट आरबीआई एक्सेस वॉलेटिलिटी को भी स्मूथ करता है। एग्जाम्पल इज 2022 में जब यूएस फेडरल रिजर्व अग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर रहे थे तो ग्लोबल कैपिटल यूएस की तरफ मूव होने लगा। रिजल्ट, इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसी प्रेशर में आई। उस टाइम आरबीआई ने फॉरेक्स रिजर्व यूज करके रुपी वॉलेटिलिटी को स्मूथ किया था। आई होप कि ओपन इकोनॉमी, ट्रेड बैलेंस, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी में कैसे हेल्प करता है अब तक इतना समझ आया। तो अब हम मूव करते हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव पे, विच इज बीओपी इक्विलिब्रियम, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। अब हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट तो इन डेप्थ समझा है, अब समझते हैं ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। बीओपी इक्विलिब्रियम का मतलब जीरो बैलेंस नहीं होता। बीओपी इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सस्टेनेबल एक्सटर्नल पोजीशन। इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया जनरली करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री है, बट जब तक कैपिटल इनफ्लो स्टेबल है, फॉरेक्स रिजर्व एडिक्वेट है, तब तक सिचुएशन मैनेजेबल होती है। इंडिया के पास करंटली अराउंड $600 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। ये रिजर्व एक्चुअली इकोनॉमिक इंश्योरेंस की तरह काम करता है। अगर सडन कैपिटल आउटफ्लो हो जाए तो कंट्री इंपोर्ट्स फिनांस कर सकती है। अब एक क्राइसिस केस स्टडी देखो, श्रीलंका क्राइसिस 2022। शायद हम में से कुछ लोग इसके बारे में जानते भी हो। श्रीलंका का करंट अकाउंट डेफिसिट हाई था, टूरिज्म कोलैप्स हो गया पैंडेमिक के बाद, कैपिटल इनफ्लोज भी वीक हो गए। रिजल्ट क्या आया इसका? फॉरेक्स रिजर्व ऑलमोस्ट जीरो हो गया, यानी खत्म हो गया। कंट्री ऑयल और फूड इंपोर्ट भी अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। पेट्रोल पंप्स बंद हो गए, इलेक्ट्रिसिटी कट होने लगे और कंट्री को आईएमएफ बेल आउट लेना पड़ा। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि बीओपी इम्बैलेंस इकोनॉमिक क्राइसिस भी क्रिएट कर सकता है। ओके, नाउ फोर्थ इज ग्लोबल ग्रोथ। ओपन इकोनॉमी का बिगेस्ट बेनिफिट है स्पेशलाइजेशन। कंट्रीज वो प्रोड्यूस करती है जिसमें उनका कंपैरेटिव एडवांटेज हो। एग्जाम्पल, इंडिया का बिगेस्ट एडवांटेज है क्या? ह्यूमन कैपिटल इन सर्विस सेक्टर। इसीलिए इंडिया दुनिया का आईटी सर्विस हब बन गया। कंपनीज जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ग्लोबल क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करती है। इंडिया का आईटी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अराउंड $200 बिलियन से ज़्यादा का है। अगर इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी होता तो ये इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं करती। मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्लोबल सप्लाई चेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल, एक स्मार्टफोन के कंपोनेंट्स अलग अलग कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं। चिप होती है ताइवान में प्रोड्यूस, डिस्प्ले होता है साउथ कोरिया में प्रोड्यूस, असेंबली हो रही है इंडिया या चाइना में। ये ग्लोबल इंटीग्रेशन प्रोडक्टिविटी और स्केल एफिशिएंसी इंक्रीज करता है।
तो ये इन टोटल था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है ओपन इकोनॉमी के, कि वो किस तरह हमारे कंट्री को हमारी कंट्री को किस तरह इम्पैक्ट करता है। अब हम आगे देखते हैं कि इम्पैक्ट्स क्या होते हैं इकोनॉमी के ऊपर। तो फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। ओपन इकोनॉमी ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। हमने पार्ट 1 में देखा कि एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली जीडीपी इंक्रीज करते हैं थ्रू जीडीपी। अब जीडीपी का फॉर्मूला मैंने कहा था कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब यहाँ नेट एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। अगर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं तो जीडीपी भी इंक्रीज होता है। अब पार्ट 2 में हमने देखा कि एफडीआई सिर्फ कैपिटल नहीं लाता, एफडीआई टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और ग्लोबल नेटवर्क भी लाता है। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझो, इंडिया स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग 2014 तक इंडिया मोस्टली स्मार्टफोन इंपोर्ट करता था। गवर्नमेंट ने क्या किया, पीएलआई स्कीम लॉन्च की, मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स दिए। अब इससे क्या हुआ, 2023 तक इंडिया स्मार्टफोन एक्सपोर्ट अराउंड $10 बिलियन क्रॉस कर चुका है। ये ग्रोथ ओपन इकोनॉमी के बिना पॉसिबल ही नहीं थी। नेक्स्ट इज प्राइस लेवल। ओपन इकोनॉमी इन्फ्लेशन को भी अफेक्ट करता है। क्लोज्ड इकोनॉमी में इन्फ्लेशन मोस्टली डोमेस्टिक डिमांड सप्लाई से डिसाइड होता है, बट ओपन इकोनॉमी में इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी होता है। एग्जाम्पल, रशिया यूक्रेन वॉर 2022, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्पाइक हो गए। इंडिया ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। अब इससे रिजल्ट क्या हुआ, पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हुआ और इन्फ्लेशन प्रेशर क्रिएट हुआ। यानी इन्फ्लेशन प्योरली डोमेस्टिक फैक्टर नहीं था, ये एक ग्लोबल फैक्टर था। इसीलिए ओपन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन मैनेजमेंट is more complex। इससे क्या पता चलता है कि हमारे जो इन्फ्लेशन क्रिएट होता है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे डोमेस्टिक रीजंस की वजह से, डिमांड सप्लाई की वजह से, कई बार ऐसा होता है कि इम्पोर्ट्स की वजह से भी इन्फ्लेशन क्रिएट हो सकता है, करेंसी की वैल्यू डिप्रिसिएट हो सकती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट। ओपन इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट भी करता है और कभी कभी डिस्ट्रॉय भी करता है। एग्जाम्पल, आईटी इंडस्ट्री, मिलियंस ऑफ हाई स्किल्ड जॉब्स क्रिएट हुए थ्रू एक्सपोर्ट्स, बट एक अपोजिट एग्जाम्पल भी है। चीप इंपोर्ट्स कभी कभी डोमेस्टिक एमएसएमईज को हर्ट कर देते हैं। एक और एग्जाम्पल, चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट्स ने इंडिया के स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को चैलेंज दिया। इसीलिए गवर्नमेंट कभी कभी एंटी डंपिंग ड्यूटीज या टैरिफ्स इंट्रोड्यूस करती है। पॉलिसी का रोल होता है बैलेंस मेंटेन करना। द नेक्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी। अब हमने मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है वो तो समझा। अब ये ओपन इकोनॉमी से कैसे लिंक है देखते हैं। ओपन इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होती। ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस का एक इफेक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल, अगर यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करता है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स यूएस असेट्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। रिजल्ट, एमर्जिंग मार्केट्स से कैपिटल आउटफ्लो रिस्क इंक्रीज होता है। इसीलिए आरबीआई को इंटरेस्ट रेट डिसीजन लेते वक्त ग्लोबल इंटरेस्ट डिफरेंशियल कंसिडर करना पड़ता है। ये एग्जैक्टली वही मैकेनिज्म है जो पार्ट 2 में कैपिटल फ्लोज के थ्रू एक्सप्लेन किया था। आई होप इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी क्लियर है। अब हम जाते हैं व्हाई इट मैटर्स, ये हमारे लिए इतना ज़रूरी है ही क्यों। अब फाइनल स्लाइड एक बिग पिक्चर कंक्लूजन देता है। तो फर्स्ट इज ग्लोबल इंटीग्रेशन। इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी से आइसोलेटेड नहीं रह सकता। ऑयल, टेक्नोलॉजी, कैपिटल सब एक्सटर्नल लिंकेज पे डिपेंड करता है।
इंटीग्रेशन ग्रोथ के लिए नेसेसरी। अगर हमें ग्रो करना है, ग्लोबल इकोनॉमी बनना है, तो हम लोगों को हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को ग्लोबली कनेक्ट करना ही पड़ेगा। द नेक्स्ट इज रिसोर्स अलोकेशन। कंपैरेटिव एडवांटेज अलाउ करता है कंट्रीज को एफिशिएंट स्पेशलाइजेशन में। एग्जाम्पल, इंडिया आईटी सर्विस देता है, जर्मनी इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग करता है, मिडल ईस्ट ऑयल प्रोडक्शन में है, इसीलिए ग्लोबल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। मतलब कुछ चीज़ें हमारे पास है, कुछ चीज़ें नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि हम सब कुछ हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट हम कुछ चीज़ें इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। ये वही है कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, हमारा किस चीज़ से हमारा स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, वो ध्यान में दिया जाता है। वो हम लोगों को उस चीज़ पे हम सोच सकते हैं, हम ध्यान दे सकते हैं। द नेक्स्ट इज एक्सेस टू इनोवेशन। ओपन इकोनॉमी इनोवेशन को एक्सेलरेट करता है, एफडीआई टेक्नोलॉजी लाता है, इम्पोर्ट्स एडवांस्ड मशीनरी लाते हैं, ग्लोबल कोलैबोरेशन नॉलेज शेयर करता है। क्लोज्ड इकोनॉमी में इनोवेशन स्लो हो जाता है। फोर्थ इज शॉक रेजिलेंस। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ओपन इकोनॉमी शॉक्स ट्रांसमिट भी करता है, बट अगर कंट्री स्ट्रांग हो तो रेजिलेंस भी बिल्ड होती है। एग्जाम्पल 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसका हमने केस स्टडी किया हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक कोलैप्स हो रही थी, बट इंडिया रिलेटिवली स्टेबल रहा था, बिकॉज फॉरेक्स रिजर्व स्ट्रांग थे, बैंकिंग सिस्टम रेगुलेटेड था, डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग थी, इसलिए इंडिया क्राइसिस सरवाइव कर गया। अब अगर तीनों पार्ट्स को कनेक्ट करें तो पार्ट 1 में हमने देखा ट्रेड और बीओपी का स्ट्रक्चर, पार्ट 2 में हमने एक्सचेंज रेट और कैपिटल फ्लो मैकेनिज्म्स देखे, पार्ट 3 में हमने पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट देखा। तो एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन होता है, ओपन इकोनॉमी सिर्फ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं होता, इट इज़ एक्चुअली अ कंप्लीट सिस्टम। ट्रेड प्लस कैपिटल प्लस करेंसी प्लस पॉलिसी प्लस स्टेबिलिटी, और इसी इंटरकनेक्टेड सिस्टम को मैनेज करना ही ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर चैलेंज है। ये यहाँ पे हम अपना ओपन इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब टिल दैट टाइम, बाय एंड कीप स्टडिंग।